नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज फिर हमारे पास है हिस्ट्री का टॉपिक, वही मुस्लिम इन्वेडर्स के बारे में। और पिछले क्लास में हमने किया था कि पहला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था और उसे प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी भी कहा जाता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे उसके आगे क्या होता है। उसके आगे तुर्कों की तरफ से भी भारत पर आक्रमण हुआ और भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण कब हुआ, यहाँ से हम शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक ही वंश था अफगानिस्तान के गजनी में, यामिनी वंश। ठीक है, कौन सा? यामिनी वंश, तुर्कों का यामिनी वंश था। ठीक है, और अलप्तगीन ने जिसकी स्थापना की थी, संस्थापक कौन था? अलप्तगीन। तो क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है कि यामिनी वंश का संस्थापक कौन था? आप जवाब देंगे अलप्तगीन। और फिर क्वेश्चन आएगा कि महमूद गजनवी कहां से भारत में आया था? महमूद गजनवी आया था गजनी, अफगानिस्तान से। तो आप अफगानिस्तान आए तो अफगानिस्तान लिख देना ऑप्शंस में, या गजनी है तो आप गजनी लगा सकते हैं। वो क्या था? वो एक तुर्क था। ठीक है, तुर्क। ये तुर्क थे जो कि शिफ्ट हुए थे अफगानिस्तान में, और फिर अफगानिस्तान से अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए इनकी नज़र पड़ी भारत जैसे धनी देश पर, तो ये आए इस तरफ। और भारत के फिर उत्तर से ये हमला करेंगे, उत्तर पश्चिम की तरफ से, तो ये आएंगे कहाँ होते हुए? पाकिस्तान होते हुए। तो जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे अटैक किया, तो इनके अटैक, शुरुआती अटैक जो है ये पेशावर पाकिस्तान पर हुए, क्योंकि इनकी एंट्री वहां से बनती थी। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन एक तो ये करते हैं कि यहाँ थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझना कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण यदि इस तरह से आए तो आप लिखेंगे 986 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? सॉरी, किसके द्वारा हुआ ये लिखेंगे पहले। अलप्तगीन के बाद जो बैठे थे, सुबुक्तगीन। ठीक है, तो सुबुक्तगीन ने किया ये अटैक। कब किया? 986। अच्छा, इनका मुकाबला होता है अगर ये आए, अटैक करने आए इंडिया और पेशावर के नज़दीक ये पहुंचे, तो पेशावर के पास एक शहर था हुंड। कौन सा शहर? हुंड, पेशावर के नज़दीक। और पेशावर आज की डेट में कहाँ है? पाकिस्तान में। तो पेशावर के नज़दीक हुंड जिनकी राजधानी थी, किन की थी वो आपको पता करना है। किन की राजधानी थी? आंसर लिखेंगे हिंदू शाही साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? हिंदू शाही साम्राज्य। और इसके किंग थे किंग जयपाल। कौन थे? किंग जयपाल। तो इन्होंने सुबुक्तगीन के अटैक को फेल कर दिया और सुबुक्तगीन को वापस अपने सभी सपनों को, मन मसोस के रह गया कि सपने लिए थे कि किस तरह से वहाँ पे सोना चांदी आभूषण लूटूंगा, जिस तरह से अरब जो था मोहम्मद बिन कासिम उसने लूटा था। तो ये एक सपना लेके आया था जिसको फेल कर दिया हिंदू शाही सम्राट जयपाल ने। अब सुबुक्तगीन के बाद क्या होता है? यामिनी वंश में सत्ता का फेरबदल होता है। सुबुक्तगीन के बाद इसका पुत्र कौन? महमूद गजनवी, ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है, महमूद गजनवी। वैसे सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे, एक था इस्माइल, एक महमूद गजनवी। लेकिन इस्माइल को सत्ता कुछ पक्ष ये कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए मिली थी, लेकिन एक जगह कहानी ये है कि वो थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड था, इस वजह से दावा मजबूत रहा महमूद गजनवी का, और फिर यही सत्ता संभालता है। तो महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर अपना पहला अटैक किया। क्वेश्चन आएगा महमूद गजनवी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण कब किया? तो आप लिखेंगे 1000 एडी में किया। और ये किस रास्ते से भारत आया? तो ये है खैबर दर्रा। ठीक है, खैबर दर्रे के रास्ते से। आपने अरब आक्रमण पढ़ते समय पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम किस रास्ते से भारत आया था? तो मोहम्मद बिन कासिम आया था
मकरान तट के रास्ते से होते हुए, ईरान वाले रास्ते से होते हुए, क्योंकि वो ईरान की तरफ से आया था, या अफगानिस्तान की तरफ से आ रहा है, तो एक खैबर दर्रे के रास्ते से आ रहा है। तो महमूद गजनवी पहली बार जब इसका पहला आक्रमण हुआ तो ये खैबर दर्रे को जैसे ही क्रॉस करता है, उससे आगे आने के बाद इसको जो 2-3 जगह मिलती है जहाँ पे इसने देखा कि हाँ यहाँ से पैसा, यहाँ से आभूषण धन लूटा जा सकता है, इसने लूटा और ये चला गया। इसकी मंशा थी कि लगातार कम गैप पे और अपनी सेना को बार बार मजबूत करके आएगा और लगातार आक्रमण करेगा। इसलिए इसका अगला जो आक्रमण हुआ वो 1001 ईस्वी में अपने पुराने प्रतिद्वंदी किंग जयपाल, हिंदू शाही सम्राट किंग जयपाल से दोबारा से हुआ। तो 1001 एडी में जो हुआ ये थोड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, क्या कि महमूद गजनवी की सेना ने यहाँ पर किंग जयपाल को हरा दिया, और इस हार से किंग जयपाल इतना ज़्यादा आहत हुए कि उन्होंने खुद को आग लगा ली और आत्मदाह कर लिया, यानी कि आत्महत्या कर ली, इन्होंने खुद को जला लिया था। इतना शर्मिंदगी महसूस की थी इस हार से। अब ये जो अटैक हो रहे थे तो हमें ये देखना है इन अटैक्स के दौरान खलीफा कौन था। ठीक है, तो खलीफा कौन था इनके समय में, खलीफा कौन था आप लिख लें, कादिर बिल्ला। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में कि महमूद गजनवी के समय में खलीफा कौन था, तो आप लिखेंगे कादिर बिल्ला, मुस्लिम जगत का खलीफा, जो सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता है खलीफा को, तो कादिर बिल्ला थे, ये याद रखना आप। तो कादिर बिल्ला उस समय पे खलीफा थे। इसके बाद आता है महमूद गजनवी ने कौन कौन सी उपाधि ली। उपाधि जो ली तो हम ये याद रखेंगे, इतिहास जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो सुल्तान की उपाधि ली वो सुल्तान की उपाधि महमूद गजनवी ने ली। किसने ली? महमूद गजनवी। अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले बादशाह की उपाधि किसने ली, तब आप मुगलों के पीरियड में चले जाना और मुगल जो वंश था उसके संस्थापक बाबर का नाम आप लिख देना। बादशाह में बाबर और सुल्तान में महमूद गजनवी, याद रखेंगे इस बात को। तो अभी तक का आपके समझ में आ गया। इसका जो पहला आक्रमण हो रहा है 1000 ईस्वी में हो रहा है, खैबर दर्रे के रास्ते से एंटर करता है और वहीं के आसपास जो शुरुआती इसको सेटलमेंट मिली, बस्तियां मिली, वहीं पे एक घनघोर मार काट मचा देता है और जो लूटा जाता है लूट लेता है और फटाफट वापस चला जाता है, और उसी धन से अपनी सेना को और मजबूत करते हुए 1001 ईस्वी में फिर से आता है। तो अब 1001 में आके ये आता है पेशावर के नज़दीक, ठीक है, जहां पे इनकी कैपिटल होती है हुंड, वहां पे ललकारता है जयपाल की सेना को। और ये एक क्वेश्चन ये रह जाता है, हमने ये पॉइंट ध्यान नहीं रहा कि जयपाल और महमूद गजनवी इनका मुकाबला कहां हुआ था। तो पहली लड़ाई, वह हिंद की पहली लड़ाई या पेशावर का युद्ध ये कहा जाएगा, क्या? फर्स्ट बैटल ऑफ वह हिंद, या ये 1001 ईस्वी में पेशावर का युद्ध बोल लो आप इसको, क्योंकि कई जगह इसको पेशावर का युद्ध ऐसे आ जाता है ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा तो लिखा मिलेगा वह हिंद का प्रथम युद्ध। ठीक है, वह हिंद का प्रथम युद्ध 1001 ईस्वी में किसके किसके बीच? हिंदू शाही सम्राट जयपाल, महमूद गजनवी। जीता कौन? महमूद गजनवी। अब उसने क्या किया, इसका उद्देश्य मैं फिर बता देता हूं। इसके जितने भी टोटल आक्रमण हुए वे 17 हुए। कितने हुए? 17। इससे पहले जो अरबों का आक्रमण था वो एक ही आक्रमण था। एक आक्रमण किसने किया? वो मोहम्मद बिन कासिम ने। बिन कासिम ने क्या किया? वो एक आक्रमण किया, लेकिन कई महीनों तक वो लगातार घूमता रहा। उसने सिंध को लूटा, मुल्तान को लूटा, आसपास के सभी क्षेत्रों को उसने धीरे धीरे लूटा और फिर वो वापस चला गया। इसके 17 आक्रमण थे। इसकी एक ही नीति थी, तेज हमला करना है, चौंका देना है और मजबूत होके आना है और कम गैप पे आना है। ज़्यादा समय नहीं लेना, 2-3 साल 4 साल लंबा समय नहीं लेना है बीच में, या 5 साल लंबा समय नहीं लेना, जिससे कि भारतीय जो राजा हैं अलग अलग कहीं वो एक ना हो जाएं। तो इनको मौका ही नहीं देना है, इनको जल्दी जल्दी अटैक करके इनको एकदम हैरान परेशान हलकान करना है, और वो इसने किया भी। और 1001 में जब ये युद्ध होता है तो इस युद्ध में जयपाल की मृत्यु के बाद राजा जयपाल इतने ज़्यादा आहत थे कि उन्होंने अपने आप को आग लगा ली थी। तो कुल 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया। उन 17 बार में से आपको सारे 17 आक्रमण याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही करेंगे। एक तो ये शुरुआती आप याद करो, एक इसका जो 6th अटैक हुआ, यानी इसका 6ठा आक्रमण जो एक और हुआ वो 1008 ईस्वी में हुआ, और वो भी यहीं वह हिंद वाले इलाके पर और पेशावर पर हुआ था, साथ में पेशावर लिख देंगे।
और इस हमले के बाद, इनको लूटने के बाद ये आगे पंजाब की पहाड़ियों में भी चला गया था। नागरकोटी की पहाड़ियाँ या नागरकोट की पहाड़ियाँ बोला जाता है, कांगड़ा। तो ये क्या था, कई बार क्या होता था, एक ही वर्ष में 2-2, 3-3 जगह, 4-4, 5-5 जगह को कवर करता था। तो यहाँ पे 1008 में क्या था, ये लड़ाई जो होती है ये राजा जयपाल के ही पुत्र थे, आनंदपाल, राजा आनंदपाल के साथ होती है। ठीक है। और आनंदपाल ने इस बार अपने पिता के मुकाबले में, जैसे इनके पिताजी जो अकेले लड़े थे, तो इन्होंने बुला रखा था दिल्ली, अजमेर, ग्वालियर और उज्जैन। आनंदपाल की सेना दिल्ली, अजमेर, ग्वालियर, उज्जैन, इनकी सेना, ये 5 सेनाएं मिलकर लड़ी थी। काफ़ी अच्छा ये मुकाबला हुआ कि शुरुआत में मुश्किल लगने लगा था एक बार तो महमूद गजनवी को, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता हावी होता चला गया महमूद गजनवी, क्योंकि उसके जो सैनिक थे वो ज़्यादा कुशल थे युद्ध को लड़ने में बजाय इनके। तो लास्ट में जीत होती है दोबारा से फिर से महमूद गजनवी की, और वो इनको लूटने के बाद नागरकोट, कांगड़ा की तरफ चला जाता है, पंजाब की पहाड़ियाँ उस समय पे वहाँ चला जाता है। तो एक आक्रमण आपको ये याद रखना है 1008। फिर आपको याद रखना है मथुरा, बुलंदशहर, कन्नौज का आक्रमण 1018। अक्सर ये पूछा नहीं जाता है, इसके बारे में हुआ यहाँ पे भी था, लेकिन ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं मथुरा और कन्नौज। मथुरा क्यों हुआ, क्योंकि मथुरा को उस समय भारत का बेथलेहम कहा जाता था। क्वेश्चन आता है भारत का बेथलेहम किसे कहा जाता था, तो आंसर है आपका मथुरा। ठीक है, इसमें इतने ज़्यादा मंदिर थे, सोने चांदी से भरा हुआ, और इसको रिचेस्ट सिटी माना जाता है। तो महमूद गजनवी अक्सर यही बातें पता लगाता था कि कहाँ अब ज़्यादा दौलत है, कहाँ ज़्यादा वेल्थ है। तो उसको पता लगा मथुरा से ज़्यादा अमीर शहर कोई नहीं है, तो वो सीधे मथुरा पे अटैक करता है। मथुरा पे अटैक करता है, बुलंदशहर पे भी किया, बुलंदशहर को भी उसने फतेह किया, वहाँ पे भी लूट मचाई जितना मिला, लेकिन मथुरा उसकी मेन नज़र उसकी मथुरा पे थे। मथुरा को लूटने के बाद कन्नौज, कन्नौज में क्या था, उस टाइम पे प्रतिहार वंश का राजा था एक, और नाम था राज्यपाल। देखो कई बच्चे राजपाल लिखेंगे, राजपाल नहीं, क्योंकि लगता है कि राज्यपाल कोई नाम थोड़ी होगा, राजपाल नहीं, राज्यपाल नाम है। तो प्रतिहार वंश का राजा था राज्यपाल, वो उस समय कन्नौज को रूल कर रहा था। जैसे ही उसको खबर मिली कि महमूद गजनवी आ रहा है, तो क्या करता है, वो कन्नौज को ऐसे ही छोड़ के भाग जाता है। ये भाग जाता है तो इस बात का गुस्सा आता है कलिंजर महाराज को। उस समय कलिंजर महाराज को इस बात का पता चलता है कि महमूद गजनवी जब कन्नौज की तरफ गया तो कन्नौज का राजा अपनी प्रजा को छोड़ के भाग गया, और ऐसे वो मथुरा, बुलंदशहर, कन्नौज और जितने भी रास्ते में जगह पड़ती थी सबको लूटता खसोटता, आदमियों की हत्या करता हुआ वापस महमूद ऑफ गजनी, ऐसे भी बोला जाता है ना उसको, तो वो वापस गजनी में चला जाता है। तो इसके बाद भारत में क्या होता है, जैसे ये लौट जाता है, महाराज जो थे कलिंजर के, उनको बहुत दुख होता है और वो बहुत शुभ होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कन्नौज के राजा ने ऐसा क्यों किया, उसने मुकाबला क्यों नहीं किया, चाहे तो हमारे से मदद मांग सकता था, लेकिन वो बिना मुकाबले के भाग गया। तो इन्होंने क्या किया, कलिंजर महाराज ने और 2-3 सम्राट अपने जो आसपास के इनके साम्राज्य थे उनसे बात करके ये सोचा कि हम कन्नौज के राजा को इस बात की सजा देंगे, ये बहुत ही गलत उसने किया था। तो ये क्या करते हैं, ये कन्नौज के किंग को, राज्यपाल को मार देते हैं। ये कलिंजर के राजा उस टाइम थे कौन, विद्याधर चंदेल, चंदेल राजा थे। चंदेल राजा क्यों मशहूर है आपको पता है, क्या क्या कलाकृति ऐसी है इनका नाम आता है, खजुराहो टेम्पल। ठीक है, वहां इनका नाम आता है। खजुराहो टेम्पल का जो निर्माण था वो चंदेल राजाओं ने कराया था। अब देखो, कलिंजर के महाराज विद्याधर चंदेल, इन्होंने मार डाला कन्नौज के किंग को, और कन्नौज का किंग क्योंकि भाग गया था और भागते समय उसने कहीं से कोई माफीनामा पहुंचा दिया था, और ये महमूद गजनवी तक ये बात पहुंच गई थी, मुझे क्षमा कर दें और मैं तो जो ऐसे आपको वैसे करने को तैयार हूं। तो एक तरह से ये तो गुलाम बन गया था। अब गुलाम बन गया तो महमूद गजनवी को खुशी थी कि चलो मेरी मानने वाला है, और वो ऐसे लूटपाट करके चला गया था। अब जब महमूद गजनवी तक ये खबर पहुंचती है कि कलिंजर के महाराज विद्याधर चंदेल ने
किसको मार डाला? राज्यपाल को मार डाला। राज्यपाल कौन? प्रतिहार वंश का राजा जो उस समय कन्नौज पे राज करता था और जिसने एक तरह से अधीनता गुलामी मान ली थी। किसकी? महमूद गजनवी की। तो महमूद गजनवी को यह अपमान सा महसूस हुआ। अब उसने सोचा कि अगला जो मेरा एक्सपेडिशन होगा, अगला अभियान होगा, अगली मैं रेड करूंगा लूट की, तो मैं कलिंजर पे ही करूंगा। पहले जाके इसी को जाके देखते हैं, इसी राजा को, कि भाई इसमें इतना दम कहां से आया कि मेरे गुलाम को ये मार डाले। तो क्या होता है आगे, अभी थोड़ा साफ कर देता हूं यहां से। तो वापस आता है वो 1019 अगले ही साल, और मुकाबला अब की बार होता है कलिंजर। कलिंजर वर्सेस महमूद ऑफ गजनी या महमूद गजनवी। और कलिंजर के महाराज कौन थे? विद्याधर चंदेल। और देखो, ये वो फर्स्ट टाइम था जब महमूद गजनवी को पता लगता है कि भारत में बहुत शक्तिशाली सम्राट भी हैं। विद्याधर चंदेल की सेना ने अकेले ही महमूद गजनवी को दिन में तारे दिखा दिए थे, और गजनवी समझ गया था कि इस बंदे से टकराना, इस महाराज से टकराना, अपने आप को नष्ट करना है, अपनी शक्ति को नष्ट करना है, और आज तक की जितनी दौलत इकट्ठी की है वो सब यहीं रह जाएगी अगर महाराज विद्याधर चंदेल से लगातार उलझा रहा तो क्या करता है वो? संधि कर लेता है, फिर इनका मामला निपट जाता है। लेकिन उसके बाद फिर ये दोबारा से आता है महमूद गजनवी, तो ये एक ट्राई और करता है 1022 में। 21 में ये क्या करता है, इसने कई जगह पे लूटपाट की थी, 15 किले लगभग इसने जीत लिए थे। लेकिन 22 में फिर दोबारा से जब इनका आमना सामना होता है विद्याधर चंदेल और महमूद गजनवी का, तो इस समय महमूद गजनवी को 15 किले, अपने जीते हुए 15 किले विद्याधर चंदेल के चरणों में रखने पड़ते हैं कि मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। इतने पराक्रमी राजा हुए हैं विद्याधर चंदेल। तो एक यही राजा थे जो कभी भी महमूद गजनवी ये कह सकता है जिनको वो कभी जीत नहीं सका। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि 17 रेड जो हुई, 17 जो आक्रमण हुए महमूद गजनवी के, उनमें सबसे शक्तिशाली राजा उसके सामने कौन मिला? तो विद्याधर चंदेल मिले। ठीक है, चंदेल वंश था, विद्याधर सम्राट थे। इसके बाद इनका 1024 में महमूद गजनवी ने गुजरात वाले इलाके पे आक्रमण किया, वहां पे लूटपाट की। वो जैसलमेर के रास्ते से गया लूटता हुआ गुजरात में, फिर गुजरात में जाके अहिलवाड़ राजा होते हैं, अहिलवाड़ राजा थे, उनको लूटा। और अहिलवाड़ राजा इसीलिए एक कारण बना जब 1025 में महमूद गजनवी ने अपना सबसे पॉपुलर आक्रमण, एक तरह से ऐसा आक्रमण जिसने लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया था, डरा दिया था। इसके बाद ये दहशत तो थी कि राजा छोड़ के भाग जाते थे, पता लगते महमूद गजनवी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा अपमान हुआ ना भारतीय राजाओं का, वो यहाँ हुआ। अब देखो, उसको पता था कि कोई विरोध कहीं नहीं होता, सब डरते हैं। जिसको पता लगता है कि मेरे साम्राज्य को लूटने आ रहा है, ज्यादातर राजा भाग जाते थे छोड़ के। तो 1025 में ये जो 16वां आक्रमण था, याद रखना ये 16वां आक्रमण आपसे पूछा जाता है लगातार, ये था सोमनाथ मंदिर पे। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है, और गुजरात में काठियावाड़ जिले में। अब देखो, गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र तट के किनारे। मशहूर सोमनाथ मंदिर। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में क्या कहा जाता है? सोमनाथ मंदिर, अब देखो हम जो टाइम पढ़ रहे हैं ना, ये टाइम पीरियड कब का पढ़ रहे हैं हम? 1025 की बात है ये। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। ये मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत 712 ईस्वी से हो जाती है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने पहला अटैक किया था, तब से मिडिवल हिस्ट्री की स्टार्ट होती है। तो ये चली रही है अभी। तो सोमनाथ मंदिर उस समय 1025 का समय, आप देखो कितनी बिजली होती होगी। तो सब जगह जब
घरों में भी कई कई दिए लगाए जाते थे। लेकिन सोमनाथ मंदिर में क्या था, सोमनाथ मंदिर में सिर्फ एक दिया, एक लैंप जलाया जाता था, सिर्फ एक लैंप या दिया। इतने बड़े सोमनाथ मंदिर में एक लैंप। सोमनाथ मंदिर के अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए, वहां पे पूजा पाठ का काम करने के लिए 2000 पंडित नियुक्त थे, 2000 की संख्या में। अब देखो कितना बड़ा मंदिर होगा, कितना बड़ा प्रांगण होगा। और फिर आप देखो इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा प्रांगण, जिसमें जब ग्रहण होता था तब और जो त्योहार होते थे उस समय पे लगभग 3 लाख श्रद्धालु आ जाते थे मंदिर में। अब 3 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं और एक लैंप से काम चल रहा है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसकी जो दीवारें भी थी ना, दीवारें, गेट, सब कुछ वो शुद्ध सोने चांदी का निर्मित था, प्योर बिल्कुल सब कुछ। तो इतना ज्यादा ज्वेल, इतना ज्यादा सोना, इतना चांदी, इतने हीरे, इतने मणियां इस मंदिर में थी। महमूद गजनवी को इस बात का पता लग चुका था। वो हर बार आता था एक्सपेडिशन में, तो वो भारतीयों को भी अपने साथ शामिल करता था। जो कुशल लड़ाके थे उनको भी वो ले लेता था अपनी सेना में, कुशल रणनीतिकार उसके पास थे। तो 2 नाम लेंगे, सेवंत राय और तिलक, ये 2 नाम है, सेवंत राय और तिलक। यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो ये सोमनाथ मंदिर की लूटपाट हुई, या इससे पहले जो ये गुजरात वाला एक्सपेडिशन उसने चलाया 1024 में, तो किन्होंने 2 भारतीय कौन थे जिन्होंने उसका साथ दिया था? तो सेवंत राय और तिलक, ये 2 व्यक्ति थे। इन लोगों ने सारी जानकारियां दी थी, साथ रहे थे, रणनीति बनाई थी कैसे घुसना है। तो सोमनाथ मंदिर देखो हमारी आस्था का प्रतीक था, भगवान शिव का ये मंदिर। और इसको देखो, इसकी रक्षा के लिए सबसे बड़ी बात, कोई किंग नहीं आया। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो क्या, जैसलमेर और मुल्तान के रास्ते इसकी सेनाएं आई आराम से, बिल्कुल जैसलमेर और मुल्तान, जैसलमेर और मुल्तान के रास्ते से सेनाएं आई इसकी। कोई प्रतिरोध कहीं बीच में नहीं था, सबको पता था कि सोमनाथ मंदिर को लूटने जा रहा है ये लुटेरा, लेकिन कोई भी रोकने नहीं आया। थोड़ा बहुत जो प्रतिरोध किया ना, वो वहां पर जो श्रद्धालु इकट्ठा थे 50,000 की संख्या में लगभग, उन्होंने किया गेट पे, और उन्होंने बेचारों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो मरे तब एंट्री इसकी फौज को मिलती है। तो उनको उतना ही समय लगा जितने में 50,000, 70,000 जितने भी वो श्रद्धालु थे वो मरे हैं। तो लगभग 1.5-2 दिन का टाइम लगा, लेकिन इसके सैनिक, महमूद गजनवी के सैनिक अंदर सोमनाथ मंदिर में एंटर हो गए। और ये एक ही लैंप जलता था, इतना सोना चांदी था कि वो एक लैंप उस प्योर सोने से उस पर जब रोशनी पड़ती थी वो वापस आती थी तो उससे पूरा चमक उठता था, सिर्फ एक लैंप से। अब देखो आप कितना प्योर उसमें मणियां रत्न जड़े थे, कितना ज्यादा इसमें था। और इससे भी आप अंदाजा लगाओ, 28,000 किलो बताया जाता है, इतना गोल्ड लेके गया महमूद गजनवी यहां से। जिन घोड़ों पे, ऊंटों पे, हाथियों पे सेना आई थी ना, उन पे ज्यादातर गोल्ड लद के गया है। ये तो 28,000 किलो गोल्ड बताया जाता है, और 55,000 किलो लगभग चांदी थी, ये सिल्वर, और महंगे पत्थर, सब कुछ। 2000 गांव ऐसे थे, जो गांव 2000 गांव में अब देखो कितनी आबादी होगी, वो सारी आबादी सोमनाथ मंदिर के मेंटेनेंस के लिए लगातार पैसे देती रहती थी। तो कितना पैसा सोमनाथ मंदिर के पास था, कितने आभूषण थे, कितना सोना चांदी था। और आपको पता है भारत की अर्थव्यवस्था तो थी ही अच्छी उस समय, हर कोई धनवान था। तो सोमनाथ मंदिर एक ऐसी जगह थी जहां से महमूद गजनवी को इतना कुछ मिल गया। और इसी से आप अंदाजा लगा लो कि कितनी बड़ी लूट थी ये, और इस लूट को रोकने वाला कोई नहीं था। ये यहां से निकले, थोड़ा सा प्रतिरोध जो हुआ ना, थोड़ा सा जो हुआ वो था अहिलवाड़ राजा। इन्होंने बेचारों ने कोशिश की तो इनको भी सजा दी, जाते जाते इनके साथ भी मारकाट करके गया महमूद गजनवी। और ऐसा भी कहा जाता है कुछ किताबों में, जो राजपूत राजा थे, राजा भोज, कौन, राजा भोज, उन्होंने प्लान बना रखा था कि जब ये सेनाएं वापस निकलती होंगी तो उन पर अटैक किया जाएगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने जाने का जो रास्ता है
वो थोड़ा डिफ़िकल्ट ले लिया और वो रेगिस्तान के रास्ते से निकला जानबूझ के, क्योंकि उसको भी पता था ये इतना सारा गोल्ड तेरे पास है, इतनी सिल्वर है, तो थोड़ा सा, क्योंकि पहली बार उसने इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतना कह सकते हैं इतने सारे आभूषण, इतना सोना चांदी उसने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था, तो थोड़ा सा वो भी थोड़ा डर गया था कि यार ये लूटपाट ना हो जाए, इतना कुछ मिल गया है मुझे यहाँ से। तो उन्होंने रूट बदला, राजा भोज इंतजार करते रह गए और वो रेगिस्तान के रास्ते से अपने सारे लश्कर को लेके निकल गया। लेकिन ये जो रेगिस्तान का रास्ता था ना, ये उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ा, क्योंकि इसके बहुत सारे जो जानवर थे वो भी, और कुछ इसके जो सैनिक थे वो रेगिस्तान की गर्मी की वजह से मारे गए थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब ये निकल रहे थे तो इनको थोड़ा परेशान किया था, इनको परेशान किया सिंध नदी के इलाके में जाटों ने इनको बहुत परेशान किया और काफ़ी नुकसान पहुंचाया इनको निकलते हुए। तो महमूद गजनवी इतना सारा माल तो ले गया, लेकिन एक चोट भी लेके गया जाते वक्त। वो जब गया और अपने 16वें अटैक के बाद, ये कौन सा अटैक था? 16वां, सोमनाथ मंदिर का अटैक। तो जब वो 17वें अटैक पे आया, यहाँ पे 17वीं रेड करने आया, रेड ही कहेंगे क्योंकि लूट मचाता था, एनेक्स तो करता नहीं था, क्योंकि वो सत्ता तो खुद नहीं संभालता था ना, तो वो तो चाहता था कि मैं अब जा रहा हूँ, बढ़िया, ये इतने कमाए अच्छे से, फिर जैसे भी कमाए आते फिर लूट लूंगा, तो लूटूंगा मैं, इनको कमाने दो, तो ये बनाए हुए था। तो यहाँ पे है ना, वो एक आगरा के पास एक फोर्ट को जीतना चाहता था, भैरा नामक दुर्ग था, एक किला था, भैरा किला, भैरा दुर्ग, ये उसको लूटने आया था अपने 17वें आक्रमण में। 17वां आक्रमण जो हुआ ये 1027 ईस्वी में था इसका, और ये उसको लूटने आया, इसने यहाँ पे अटैक किया और अपनी इस रेड को कंप्लीट करके जब ये वापस जा रहा था तो दोबारा से इसे फिर मिल गए कौन? जाटों से अब की बार इसका मुकाबला हुआ। और देखो बहुत सारी बुक्स में कई जगह आपको पढ़ाया जाएगा कि इसका अंतिम आक्रमण कहाँ था, ये पूछा जाता है ना, पहला पूछा जाता है, फिर जो मेन बीच के होते हैं वो पूछे जाते हैं, ये जो 16वां ये जरूर पूछा जाएगा जो सोमनाथ मंदिर वाला है, लेकिन फिर इसके बाद आएगा अंतिम आक्रमण। तो अंतिम आक्रमण ऑप्शन में भैरा दुर्ग यदि आया है तो आप इसी पे टिक करना, क्योंकि अंतिम आक्रमण इसका ये था, स्पेशली ये आया इसके लिए था। लेकिन जब बाहर निकल रहा था ना, निकलते निकलते काउंट अब वो हो रहा है, तो ऑप्शन में अगर वो है तो वो लगा देना, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों नहीं आएंगे कि भाई अंतिम आक्रमण किस पे किया, तो ऐसे लिखा है कि सिंध के जाटों पर, ऑप्शन भी आ जाए आगरा के पास भैरा दुर्ग पर, ऐसा कभी भी नहीं आएगा। या तो आएगा भैरा दुर्ग, वो नहीं मिलेगा, या आएंगे फिर सिंध के जाट, फिर ये नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखना, क्योंकि वो स्पेशली अटैक करने आया था भैरा दुर्ग पर। इसके बाद जब वो वापसी करता है, सिंध के रास्ते से निकलता है, तो उसका मुकाबला हो जाता है जाटों से, और उसको तो बहुत टीस थी, बड़ा दर्द था, पिछली बार जाते जाते बड़ा लूट लिया था, बड़ा मारा था, पीटा था, तो बहुत हताहत होके गए थे। और इनका वो जो सोना लूट के ले जा रहे थे ना, उसमें कुछ हिस्सा दबा लिया था कि तुम ऐसे कैसे ले जाओगे, और ये हमारे भगवान शिव का है, तो उनको पता था भाई वहां से लूट के आ रहा है। अब यहाँ 1027 में जब ये आगरा के पास भैरा दुर्ग को वहां से लूट मचा के जब वापस जा रहा था, वो फिर से जाट वहां मिलते हैं, उनका फिर कड़ा मुकाबला होता है। जाट खुश थे थोड़ा कि हमारे पास नंबर ज्यादा है, लेकिन ये ना सिंध नदी के पास जाके, इनके पास क्या था, इसके पास आर्चर बहुत अच्छे थे। आर्चर कौन है? तीरंदाज। और तीरंदाज ऐसे जिनके निशाने एकदम सटीक थे, और 2000 बोट पे थे ये, इनके पास 2000 बोट थी नदियों को पार करने के लिए, और ये मुकाबला नदी में ही हुआ था। 2000 बोट, और वहां पे हर बोट पे इसने 20 टॉप आर्चर बिठा रखे थे, जहर वाले तीर का इस्तेमाल कर रहे थे। तो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया जाटों के लिए वहां मुकाबला करना, इसीलिए ये बच के निकल गया। तो लेकिन कहा जाता है इसके जो ये आर्चर थे, जहर वाले तीर थे इनके पास, इन्होंने जाटों को बहुत नुकसान पहुंचा दिया इस बार जाते जाते। तो ये तो ओवरऑल था युद्ध के बारे में, इसकी रेड के बारे में, इंपॉर्टेंट कौन सी है, कहाँ क्या किया, ठीक है, किसने साथ दिया, किसने नहीं दिया। लेकिन अब आता है थोड़ा सा लिटरेचर का भी, साहित्य का भी। अब जब ये आया ना, महमूद गजनवी जब आता है, तो इसके साथ एक ऐसा व्यक्ति भी आया था जो इतिहासकार था, जिसको कई चीज़ों की नॉलेज थी, जैसे उसको गणित अच्छा आता था, भूगोल अच्छा आता था, संस्कृत का भी वो विद्वान था। तो उसने यहाँ
आकर कुछ कार्य अपने किए, तो उसका नाम क्या था? अल बरूनी। इसको ट्रैवलर बोलो, इसको आप राइटर बोलो, इसको आप स्कॉलर बोलो, तो इसको नॉलेज थी। लेकिन थोड़ा सा एक बात करें तो इसको किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? वैसे तो ऑलराउंडर था, इसको गणित विज्ञान हर चीज़ में रुचि थी, बड़ा विद्वान था इन चीज़ों का। तो इसको किस चीज़ क्या नहीं आता था? इसको यूनानी भाषा नहीं आती थी, ग्रीक। अगर कोई पूछ ले, काफ़ी डीप दे दे आपको क्वेश्चन, तो ये दे सकता है अल बरूनी के इनमें से किसका ज्ञान नहीं था। तो आपको लगेगा यार जब हमने पढ़ा था तब तो इसकी 3 लाइनें भर गई थी, इसको इतनी नॉलेज थी, तो इसको क्या नहीं थी? इसको यूनानी और ग्रीक की नॉलेज नहीं थी। और जो वेद पुराण थे ना भारत के प्राचीन पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? करने वाला प्रथम मुस्लिम, ये भी क्या था? अल बरूनी। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी के साथ इनमें से कौन भारत आया? आपके पास ऑप्शन दे देंगे अल बरूनी, दूसरे कुछ भी 3 नाम और दे देंगे, तो आप अल बरूनी लगाना। और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान भी यही था। इसको संस्कृत का ज्ञान था, तो इसको अच्छे से पता था क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ों से अच्छी चीज़ें निकालता था, तो इसको पता था कि ये जो यहाँ पे वेद पुराण है इनमें काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, महत्व की हैं, तो उन्होंने इसको निकाला और उनका अनुवाद किया। अब अल बरूनी कौन सी भाषा का था? ये देखो, अ से अल बरूनी और अ से एक भाषा होती है अरबी, तो ये अरबी भाषा का था। अब ये पूछा जाए महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन थे, तो अल बरूनी था, फिरदौसी था। कौन था? एक और नाम है फिरदौसी, ठीक है। फिरदौसी ये कौन सी भाषा का था? अल बरूनी अरबी का था, फिरदौसी फारसी का। किसका? फारसी का। महमूद गजनवी का निजी सचिव और शाही इतिहासकार कौन था? उतबी, ये भी दरबार में था, ठीक है। अल बरूनी था, फिरदौसी था, उतबी था। उतबी कौन था? निजी सचिव। कौन सा वंश था ये? यामिनी वंश, तो इनके वंश का ही ये इतिहासकार था। उतबी ने इतिहास लिखा है इनका, तो शाही इतिहासकार उतबी हुआ है। वैयाकी, देखो ये 4 याद रखने आपको, उसके दरबार में थे। अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी, वैयाकी। अब देखो फिरदौसी ने फारसी भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी? शाहनामा। ये याद रखना आप, ये क्वेश्चन आता बार बार कि शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। या फारसी के जनक कौन है? फारसी की शुरुआत भी इसी व्यक्ति ने की थी, मतलब यही वो था जिसने फारसी को धीरे धीरे ऐसा कर दिया कि मशहूर हो गई और कई जगह इंप्लीमेंट हो गई। तो फिरदौसी को फारसी का जनक भी कह सकते हो आप। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा, और फिरदौसी था कहाँ का? ईरान का, ईरानियन मूल का था। अल बरूनी कहाँ का था? अल बरूनी अरबी भाषा था, अरबी भाषा बोलता था, अरबी भाषा में ही लिखता था, और ये था कहाँ का? उज्बेकिस्तान का। उज्बेकिस्तान, इनका थोड़ा सा कई बार पूछ लेते हैं कि इनका मूल स्थान कौन सा था। तो अल बरूनी अरबी भाषा उज्बेकिस्तान, फिरदौसी फारसी भाषा ईरान, ठीक है। और फिरदौसी ने लिखा शाहनामा, और फिर अल बरूनी ने क्या लिखा? किताब हिंद, या इसका नाम ये भी, इसी बुक का ये भी नाम है, तहकीक है हिंद। तहकीक हिंद याद रखने आपको, किसने कौन सी किताब लिखी? अल बरूनी अरबी भाषा का जानकार, उज्बेकिस्तान का रहने वाला, किताबुल हिंद इसने लिखी। फिरदौसी फारसी भाषा, शाहनामा लिखी, ईरान का रहने वाला। उतबी जो था शाही इतिहासकार था, निजी सचिव था, नाम था किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी की तारीख ए सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी के पिताजी के ऊपर। हो गया भाई, तारीख ए सुबुक्तगीन। तो अब याद रखेंगे, ये थोड़ा सा लिटरेचर में पूछ लेता है कई बार, साहित्य की भी जब बात चलती है, किताबों की बात चलेगी, तो यही पूछा जाएगा। अल बरूनी
यूनानी नहीं जानता था। क्या नहीं जानता? और बाकी ये क्या क्या जानता था? ये भूगोल जानता था, इसको इतिहास का बहुत अच्छे से पता था, ठीक है जी, इसको गणित का मालूम था, ये उस समय पे जो भी थोड़ी बहुत खगोलीय घटनाएं घटती थी, खगोल शास्त्री था, उनकी भी बहुत अच्छी जानकारी थी, ठीक है, खगोल शास्त्री भी था, और ये संस्कृत भी जानता था। तो इसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, और यही वो पहला मुस्लिम था जिसने भारत में पुराणों का अध्ययन किया था। ये क्वेश्चन आया था कई बार कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था, तो आप लिखेंगे अल बरूनी। अब देखो ये नाम से ही स्पष्ट है, अल बरूनी की अरबी भाषा थी, ठीक है, और फिरदौसी की फारसी भाषा थी। शाहनामा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि शाहनामा पुस्तक किसने लिखी, तो आप बता देना फिरदौसी ने लिखी, ठीक है। किताबुल हिंद किसने लिखी, तो ये अल बरूनी ने लिखी। फिर एक और बुक है तारीख सुबुक्तगीन, ये किसने लिखी, ये वैहाकी ने लिखी। फिर उत्बी निजी सचिव भी था, शाही इतिहासकार भी था, किसका, मोहम्मद गजनवी का, तो उसने जो बुक लिखी वो थी किताब उल यामिनी, जो यामिनी वंश पे थी, क्योंकि इसके पूरे वंश की लिखेगा, अब शाही इतिहासकार है तो इनका। तो यहाँ तक ये वीडियो हो गई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। मैं आपको फिर कहता हूँ, जब भी आप पढ़ते हैं ना, साथ में बराबर में आप अपना पेन लेके रखा करो, नोटबुक रखा करो, और नोट्स ज़रूर बनाओ। एक बार आपको लिखना पड़ेगा और कहानी की तरह सुनते जाओ। आप एक बार देखो, फिर 2 बार अपना वहाँ बैठ के याद करो, कूल माइंड होके एकदम से आराम से, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, और कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा। और अभी तक का आपने वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखी, समझी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, और यदि वीडियो आपके समझ में आई हो, आपके समझ में आए हो ये सारे क्वेश्चन, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे साथ जुड़े रहें। जल्दी हाजिर होऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।